रीना, तुझे सुनाई नहीं देता? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, रोटी लाकर दे मुझे। तुझे पता है मुझे गरम गरम रोटी खाने की आदत है, लेकिन तू है कि कानों में रुई डालकर बैठी है। जरा सा काम नहीं होता तुझसे? पंखे के नीचे बैठे खाना खाते हुए मैंने चिल्लाकर अपनी सौतेली बेटी रीना को आवाज दी। वो पसीने में भीगी भागती हुई आई और कहने लगी, मम्मी बस 1 मिनट, रोटी बना ही रही हूँ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुझे याद आया है, खाना ठंडा हो गया है, चल खाना भी गरम गरम डाल के ला कर दे। ऐसे ही मेरा मूड खराब करती रहती है, पता नहीं कब तुझसे जान छूटेगी। और सिर झुकाए चुपचाप मेरे सामने से सालन के प्लेट उठाकर किचन में चली गई और मैं पीछे मुस्कुराने लगी। मैं जानबूझकर उसके साथ इस तरह का रवैया रखती थी। उसे जितनी तकलीफ मिलती थी मुझे उतना सुकून महसूस होता था। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी। पूरा दिन मैं फ्री कमरे में बैठी रीना पर ही हुक्म चलाती रहती थी। मेरा दिल करता था कि किसी न किसी तरह उसे इस घर से निकाल बाहर करूं। जब से उसके पापा की मृत्यु हुई थी तब से मैंने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए थे। उसके पापा के होते हुए तो उसे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि वह काफी गुस्से वाले थे और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और इसी की खातिर उन्होंने मुझसे शादी की थी। उन्हें लगता था कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। जब रीना की माँ की मृत्यु हुई तो वह बहुत छोटी सी थी। उसके पापा का अपना छोटा सा कारोबार था। वह नहीं चाहते थे कि कारोबार में बिजी होने से उनकी बेटी नजरअंदाज हो, इसलिए खानदान वालों से सलाह करके उन्होंने मुझसे शादी कर ली। पहले दिन ही मुझसे कहा कि मेरी बेटी से किसी तरह की बदसलूकी मत करना, मेरी तरफ से तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैंने झूठ मूठ उनसे वादा कर लिया कि हाँ, मैं आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आज से वो मेरी भी बेटी है। यह सुनकर वो खुश हो गए, लेकिन दिल ही दिल में मैं प्लान बना रही थी कि इस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। उसे पहली नजर देखकर ही मुझे उससे हसद और नफरत शुरू हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें देखकर तो हर कोई उस पर फिदा होता था। जब लोग उसे प्यार करते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैं एक गरीब घराने से थी, एक खाते पीते घराने में शादी हुई तो हवाओं में उड़ने लगी, लेकिन अपनी राह का कांटा मुझे रीना नजर आती थी। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, मुझे बुरा लगता। सब लोग उसकी तारीफें करते हैं। हमेशा से मुझे खूबसूरत लोगों से हसद होता था और यह तो मेरी सौतेली बेटी थी, इसलिए मैंने शुरू से उससे नफरत करना शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त सिर्फ दिल ही दिल में मैं उससे नफरत करती थी। अपने पति के सामने अच्छी बनी रहती ताकि उन्हें कभी भी इस बात की भनक न लग सके कि मैं उनकी इकलौती और लाडली बेटी से बहुत नफरत करती हूँ। वरना वह मुझे एक लम्हे में इस घर से बाहर निकाल देते तो मेरा यह ऐसो आराम खत्म हो जाता और मैं वापस गुर्बत में चली जाती, जो कि मैं हरगिज भी नहीं चाहती थी। यहाँ पर मैं जो चाहती थी मुझे मिल जाता था। महंगे कपड़े पहनती, महंगा खाना खाती। उसके पापा यह देखकर बहुत खुश होते कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखती हूँ, लेकिन उनके पीठ पीछे मैं रीना को हर तरह से तकलीफ देने की कोशिश करती। वो उस वक्त काफी छोटी थी और मेरे अंडर में आ चुकी थी, इसलिए चाहकर भी अपने पापा से कोई बात ना कह पाती और ना ही मेरी शिकायत लगा पाती। मैं उसे धमकाती कि अगर उसने मेरी शिकायत लगाई तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। डर के मारे वो अपनी जुबान बंद रखती और चुपचाप मेरा हर जुल्म सहती रहती। अक्सर उसके पापा मुझसे सवाल करते कि तुम तो इसका इतना ख्याल रखती हो, फिर ये इतनी खामोश खामोश क्यों रहती है, पहले की तरह बोलती क्यों नहीं है? तो मैं बेचारी बनकर कहती, जी मैं तो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन बच्ची है, अपनी माँ के सदमे से अब तक बाहर नहीं निकली है। मेरी बात सुनकर उसके पापा सिर्फ सर हिला देते। मेरा यह बहाना हमेशा काम आ जाता था, लेकिन खानदान में बहुत से लोग सवाल करते। अक्सर इसकी बुआ कहती कि तुम रीना से अच्छा सलूक तो करती हो ना, हर गुजरते दिन के साथ पूछती जा रही है। ऐसी तो ओ हरगिज भी नहीं थी। सबके यह कहने पर मुझे गुस्सा आता और मैं अपना सारा गुस्सा उस मासूम पर निकाल देती। एक दिन मैंने गुस्से में उसे इतना मारा कि उसके सर पर चोट लग गई। मैं फौरन से घबरा गई कि अगर उसके पापा ने ये चोट देख ली तो मेरी खैर नहीं। वो अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल भी ढील नहीं देते थे। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने झूठ मूठ का बहाना बनाया और फौरन से अपने हाथ पर भी चोट लगा ली। जब उसके पापा घर आए तो हम दोनों की चोट देखकर परेशान हो गए और फौरन से रीना की तरफ बढ़े। कहने लगे कि बेटी क्या हुआ है, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे हाथ पर भी चोट लगी है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की ज्यादा फिक्र है। मैंने नफरत भरी निगाह से रीना को देखा और चेहरे पर झूठी मूठी मुस्कुराहट सजा दी और कहा कि अरे कुछ नहीं, बेचारी बच्ची को इतनी बुरी चोट लग गई है,
दरअसल ये खेलते खेलते गिर गई थी और उसके खिलौने का कोना लग गया। मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में मेरे हाथ पर भी चोट लग गई है। कहते हुए मैंने अपनी आंखों में झूठ मूठ के आंसू भर लिए। रीना हैरत से देख रही थी और जानती थी कि उसको मैंने मारा है, लेकिन अपने बाप के सामने खामोश रही और सर झुका दिया। उसके पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, तुम बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती हो क्या, और खुद को भी तुमने चोट लगा ली है। ये सब क्या चल रहा है? कल से मैं एक नौकर का बंदोबस्त करता हूँ, घर के काम काज वही किया करेगा, तुम बस रीना का ध्यान रखना। यह सुनकर तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। अगर कोई नौकरानी आ गई तो फिर मैं रीना पर जुल्म किस तरह से कर पाऊंगी? वो तो सब कुछ अपने मालिक को बता ही देगी। मैंने अपने पति को मनाने की बहुत कोशिश की कि हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है, घर पर हम कितने ही लोग हैं, मैं घर का कामकाज खुद से करना चाहती हूँ और मैं कर भी लेती हूँ। आपको आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया तो फिर आप नौकरानी क्यों रखना चाहते हैं? मेरे पति ने मुझे देखा और कहा कि नौकरानी की बात से तुम इतना घबरा क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? एक नौकरानी ही तो है, आजकल तो हर एक अपने घर में नौकरानी रखते हैं, चाहे घर में जितने भी सदस्य हो, और मैं तो आराम से रख सकता हूँ। नौकरानी को तनख्वाह देने का मसला भी नहीं है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं, मैं जल्द ही किसी अच्छे नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ। यह कहकर वह फौरन से अंदर कमरे में चले गए। पीछे मैं गुस्से से रीना को देखने लगी और उसका बाजू दबोचकर मैंने उसे कहा कि खबरदार, जो तुमने अपने बाप के सामने मुंह खोला, जाओ जाकर अपने पापा से कहो कि हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर नौकरानी आई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वह नन्ही सी बच्ची मेरी बात सुनकर रोने लग गई और भागती हुई अपने पापा के कदमों में लिपट गई। एक लम्हे को मुझे डर लगा कि कहीं वो रोते रोते सब कुछ न बता दे। उसके पापा ने उसे यूं अचानक रोता देख तो फौरन से घबरा गए और कहने लगे कि बेटी क्या हुआ है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? वो डरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलती मैं फौरन उसके पास गई और उसे अपने गले से लगाकर कहने लगी, प्यारी बच्ची तुम रो क्यों रही हो? ठीक है, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मेरा यह बदला रूप देखकर वो हैरान हो गई। वैसे उसे हैरान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह तो रोज का खेल था जो मैं खेल रही थी। रीना के पापा ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर हम लोग रीना को साथ लिए डॉक्टर के पास चले गए। उसके पापा हमेशा उसे शहर के सबसे महंगे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, जिस वजह से मुझे बहुत चिढ़ चिढ़ती थी। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो कहने लगे कि लगता तो नहीं है कि किसी खिलौने से चोट लगी है। यह सुनकर मैं फौरन से घबरा गई। उसके पापा ने शक की निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा कि सच सच बताओ, मेरी बेटी को कैसे चोट लगी है? मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, सच में उसे खिलौने से ही चोट लगी है, खेलते खेलते खिलौने के ऊपर गिर गई थी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? रीना मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। मैंने आज तक कभी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। दिल ही दिल में मुझे रीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ढेर सारी दवाइयाँ लेकर हम घर आ गए। उसके पापा अगले 2 दिन तक अपने ऑफिस नहीं गए। हालांकि मैंने कई बार कहा कि मैं रीना का ध्यान रख लूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसके पास घर पर ही रुकूंगा और कल ही नौकरानी भी आ जाएगी। मुझे गुस्सा आया कि नौकरानी वाला किस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। अब उन्होंने ठान ली थी तो नौकरानी को रख कर ही छोड़ेंगे। अगर मैं और इनकार करती तो उन्हें मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मैंने खामोश रहना सही समझा। अगले दिन सुबह सवेरे ही रीना स्कूल के लिए तैयार हो गई। वह शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। इस बात से भी मुझे हसद होता था, क्योंकि मैंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, वो भी 10वीं तक बहुत ही मुश्किल से पास हुई थी। मुझे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। मुझे लगता था कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं भी महंगे स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर सकती थी। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती थी। स्कूल में लड़कियां मुझे मेरी रंगत की वजह से पसंद नहीं करती थी। वहीं से मुझे हल्की रंगत वालों से नफरत होना शुरू हो गई और जब किसी को ज्यादा खूबसूरत देखती तो उससे हसद करने लग जाती थी। मैं किसी भी हाल में खुश रहने वालों लोगों में से हरगिज भी नहीं थी। शादी से पहले जो भी मुझे देखता तो कहता कि आजकल तो लड़के खूबसूरत लड़कियों से ही शादी करते हैं, तुम्हारा तो कहीं पर भी रिश्ता नहीं होगा, तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। खानदान में भी मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती। मेरी बाकी बहनें अच्छी रंगत की थीं। मैं उनसे भी हसद करती और अक्सर ही उनसे झगड़ा किया करती थी, जिसकी वजह से मम्मी पापा मुझसे बहुत परेशान रहते थे। मम्मी मुझे कई बार कहते कि घर के काम सीख लो, ये सब तुम्हारे काम आएगा, पढ़ाई तो करने का तुम्हें शौक है ही नहीं। मैंने मम्मी से कह दिया कि मुझे गरीबों के स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
अगर आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई करूं तो मुझे महंगे स्कूल में एडमिशन करवाएं, मैं वहीं से पढ़ाई करूंगी। मम्मी मेरी बात सुनकर कहती, तुम्हारे पापा की फैक्ट्रियां लगी हैं ना, जो मैं तुम्हें महंगे स्कूल में एडमिशन करवाऊं? हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी बहनों की शादी भी करनी है। बहनों की शादियों के लिए मम्मी ने दहेज भी जमा करना शुरू कर दिया था, और जब मेरी बहनों की शादी तय हुई तो मुझे गुस्सा आया था। मैं जानबूझकर उनकी शादी तोड़वाने की कोशिश करती, जिस पर मैं अपनी मम्मी से कई बार मार भी खा चुकी थी, लेकिन फिर भी सुधरी नहीं थी। जब भी घर में मेरी बहनों को देखने के लिए कोई रिश्ता आता तो मैं जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी हरकत करती कि ये रिश्ते वाले बिना बात किए वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने रिश्ते वालों को घर बुलाया ही नहीं, बल्कि सीधा मौसी के घर में बुलाकर वहीं पर बातचीत करके रिश्ते तय कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि मैं शादी में शामिल नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी कि तू शामिल हो या ना हो, शादी तो होकर रहेगी। कैसी बहन है तू, अपनी ही बहनों का रिश्ता तुड़वाने की पूरी कोशिश करती रहती है। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कोई तेरे लिए भी इस घर में रिश्ता लेकर आएगा या नहीं। कितनी बार कहा है कि पूरा दिन पलंग पर बैठकर पलंग तोड़ने के बजाय घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दिया कर। मम्मी के बार बार कहने पर मैंने कहा ठीक है, मैं घर के काम काज सीख लूंगी। और उस दिन के बाद से जबरदस्ती ही सही, लेकिन मैं कामकाज सीखने लगी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक एक भी रिश्ता नहीं आया था। मम्मी हमेशा मेरे लिए परेशान रहती थी। अक्सर मेरी बहनें कोई ना कोई रिश्ता लेकर आती रहती थी, जिन्हें मैं यह कहकर ठुकरा देती थी कि यह लोग जानबूझकर गरीब लोगों से मेरा रिश्ता करवाना चाहती हैं, ताकि मैं सारी जिंदगी रो रो कर गुजार दूं। खुद तो यह अच्छे खानदानों में शादी होकर गई हैं, मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे लिए भी तो अच्छा रिश्ता लेकर आए। मम्मी बोलती कि तू कितनी नासुकरी है, गरीब लोग हो या अमीर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर मुझे तो बहुत फर्क पड़ता था। मैं हर चीज को पैसे से तौलती थी। मुझे अपने इस मोहल्ले से बहुत नफरत थी, जहाँ सब गरीब लोग रहते थे। इसी वजह से मैंने किसी को दोस्त भी नहीं बनाया था। मैं चाहती थी कि कोई अमीर लड़की मुझसे दोस्ती करे, लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं था। एक दिन रिश्ते करवाने वाली आंटी मम्मी के पास आई और कहने लगी कि एक रिश्ता है तो सही, लेकिन लड़का पहले से शादीशुदा और एक बेटी का बाप है। उसकी बीवी को गुजरे कुछ ही अरसा हुआ है। अपनी नन्ही बच्ची के लिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। अच्छा खासा खाता पीता घराना है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी की बात यहाँ चला दूं। मम्मी ने सुनकर फौरन से मना कर दिया और कहा कि हरगिज नहीं, मेरी बेटी की शादी किसी कुंवारे मर्द से ही की जाए तो बेहतर होगा। मैं इसके मिजाज को अच्छे से जानती हूँ। लेकिन जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मम्मी से कहा कि क्यों तुम मेरी खुशियों की दुश्मन बनी है। मम्मी हैरत से बोली, अब मैंने क्या किया है। मैंने मम्मी से कहा कि तूने इस रिश्ते को इनकार क्यों कर दिया। मम्मी बोली, वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। मैंने मम्मी से कहा कि इसमें आखिर क्या फर्क पड़ता है, उसके पास पैसा है क्या। आपने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा है, उसके पास हद से ज्यादा पैसा है और यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मुझे बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जल्द ही आंटी को वापस बुलाओ और इस रिश्ते की बात चलाओ, मुझे वहीं पर शादी करनी है। यह सुनकर मम्मी हैरान हो गई और कहने लगी, बेटी एक बार फिर से सोच लो, तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हो क्या हमने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने मम्मी से कहा कि यहाँ पर रहकर तो मैंने कभी भी कुछ अच्छा नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मुझे वहीं पर शादी करनी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके अलावा कहीं और शादी नहीं करूंगी। मेरी जिद पर मम्मी हार गई और आंटी को वापस बुलाया। रिश्ते वाली आंटी ने वहां पर बात चला दी और यूं हमारा रिश्ता तय हो गया। मुझे लगा था कि बहुत ही बड़े पैमाने पर शादी होगी, अमीर लोग हैं, पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन मेरे होने वाले पति का कहना था कि यह उसकी दूसरी शादी है और वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा है, इसलिए सिर्फ सादगी से करेगा। मैंने सब्र का घूंट भर लिया और सोचा कि जब मैं शादी होकर वहां जाऊंगी तब राज करना शुरू कर दूंगी। मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटी ध्यान रखना, उसके यहाँ पहले से एक बच्ची है, कहीं तुम उस बच्ची के साथ बदसलूकी वगैरह ना करो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। किसी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह करने का बिल्कुल मत सोचना। मम्मी की परेशानी मैंने नजरअंदाज कर दी। मैंने मम्मी से कहा कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप मुझे सलाह मत दें, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मेरी बदतमीजी पर मम्मी खामोश हो गई। जब से मेरी शादी तय हुई थी मैं किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी, हवाओं में उड़ती थी और हर एक को बताती कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। शादी तो सादगी से हो गई थी, लेकिन जब मैं विदा होकर आई तो इतना बड़ा घर देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। इतने बड़े बड़े घर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देख रखे थे। हमेशा से ख्वाहिश की थी कि मैं किसी बड़े घर की मालकिन बनूं और आज मेरी यह ख्वाहिश सच बनकर मेरे सामने थी। मैं इतनी बेवकूफ थी कि कुदरत ने मुझे एक मौका दिया था।
अच्छी जिंदगी जीने का, और मैंने उसे अपने हसद से बर्बाद कर दिया। जैसे ही मेरे पति ने मुझे रीना से मिलवाया और कहा कि यह मेरी छोटी सी बेटी है और इसी के लिए शादी की है मैंने। रीना पर पहली नजर मैंने डाली तो देखा कि वह हद से ज्यादा हसीन है। उसके हुस्न से उसी वक्त मैंने दिल में जलना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी नर्क बना दी। हर तरह से उसे तकलीफ देने की कोशिश करती और अपने पति के सामने बहुत ही अच्छी बीवी और माँ बनने का नाटक करती। रीना पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और अच्छा पढ़ती थी। मुझे उसके इस बात से भी हसद महसूस होता था कि वह इतनी तेज क्यों है और मैं तो मुश्किल से ही पास होती थी। एक दो बार मैंने तो जानबूझकर उसके स्कूल से मिलने वाला कप तोड़ दिया और उसका इल्जाम भी रीना पर लगा दिया कि उसने खुद ही तोड़ा है। हालांकि रीना जानती थी कि यह मेरा काम है। मुझे बहुत खुशी होती थी कि रीना अपना मुंह बंद रखती है और अपने बाप के सामने मेरी शिकायत नहीं लगाती। किसी के सामने वह मुंह नहीं खोलती थी। उसने डर डर कर जीना शुरू कर दिया था और यह मेरी पहली जीत थी। मेरी शादी को सालों गुजर गए थे और अब मैं चाहती थी कि मेरी यहाँ मेरी अपनी औलाद हो जिसे मैं इस अमीरी में पालूं और किसी चीज की कमी ना होने दूं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मेरे यहाँ कोई उम्मीद नहीं बन रही थी। हर तरह से मैंने इलाज करवा लिया, डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम माँ बन नहीं सकती। जब मुझे यह बात चली तो तब यूं लगा जैसे आसमान मुझ पर गिर पड़ा है। एक पल को मुझे लगा कि यह सब झूठ है और मैं रोते हुए मम्मी के घर रहने के लिए आ गई। मम्मी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम तो इस गरीब खाने में कदम रखना भी पसंद नहीं करती थी, तो अब क्या हुआ है जो यहाँ पर आई हो। मैंने मम्मी को सारी बात बता दी और कहा कि डॉक्टर का कहना है कि मैं माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मम्मी ने गहरी सांस भरी और कहा कि कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा और कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। मम्मी बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस मासूम सी बच्ची पर कितना जुल्म करती हो। वह बेचारी तुम्हारे डर की वजह से खामोश रहती है। क्या हो जाता अगर तुम उसे माँ का प्यार दे देती। हो सकता था कि तुम्हारी झोली भी भर दी जाती, लेकिन तुमने नाशुक्री की और उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना हसद पाला था। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही थी। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बात का इससे क्या लेना देना। मम्मी बोली, तुझे समझ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक मजबूर बच्ची पर जुल्म करने पर भगवान खामोश नहीं रहता। वह किसी न किसी तरह से इस बात का एहसास दिला ही देता है। देख, तेरी कोख अब सुनी रह गई है। अब भी वक्त है, उस बच्ची को दिल से अपना ले। उसे हसद करके तुझे क्या मिलेगा, उसे देखकर ही प्यार आता है। मम्मी की बात सुनकर मैंने गुस्से से हाथ में थामा गिलास दूर फेंका और कहा कि तू भी अब उसकी तारीफें करेगी। जिसको देखो उसके बारे में अच्छाई ही बयान करता रहता है, जैसे मैं ही बुरी हूँ। यह कहकर मैं मुंह मोड़कर लेट गई। मम्मी ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और वहां से उठकर चली गई। मुझे लगता था कि मैं ही ठीक हूँ और बाकी सब गलत हैं, इसलिए अपनी नफरत और बढ़ाने लगी। वक्त गुजरता गया और रीना 10वीं में पहुंच गई। उस दौरान उसके पापा ने कई बार घर में नौकरानी रखी और मैं किसी न किसी बहाने से उसे निकाल देती, क्योंकि नौकरानी के होते हुए मुझे रीना पर जुल्म करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। एक दिन उसके पापा के ऑफिस से फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया था। हम वहां गए तो देखा कि वो आखिरी सांस ले रहे थे। अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से वो गिर पड़े थे। मैं खामोशी से बैठी थी और रीना पास बैठे रोए जा रही थी। उसके रोने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं खामोश थी। काश अपने पापा की जगह यही मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून तो आता। उसे देखते ही मैंने नफरत से सोचा। उसके पापा का सौ लिए हम लोग घर चले आए। कुछ दिन तक घर पर लोग हालचाल के लिए आते रहे। उसके बाद जब मामला ठंडा पड़ गया तो मैंने रीना से कहा कि अब तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रीना दंग रह गई और कहने लगी कि मम्मी, मुझे पढ़ाई की इजाजत दे दें, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई करूं। मैंने गुस्से से उसके बालों को पकड़ा और कहा कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे हैं, उनके साथ उनकी ख्वाहिशें भी मर चुकी है। अब वही सब होगा जो मैं चाहूंगी और तुम वही करोगी जो मेरा हुक्म होगा। उस दिन के बाद से मुझे उस पर हुक्म चलाने की और उसे तकलीफ पहुंचाने की खुली छूट मिल गई थी। मैं उस पर हर तरह का जुल्म करती। उसके पापा का कारोबार पूरी तरह तबाह होता जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन वकील साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बताया कि रीना की माँ भी दरअसल एक बड़े घराने से थी और रीना के नाम अच्छी खासी जायदाद करके गई थी। वह सब जायदाद के पेपर्स मेरे पास ही हैं। मैंने वकील को अपने साथ मिलाया और झूठे पेपर्स बनवा लिए, जिसके जरिए तमाम जायदाद मेरे नाम हो गई। रीना यह सब देखते हुए खामोश रही और उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला। लेकिन उसकी बुआ को जब यह सब पता चला तो मेरे घर आई और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना की माँ की जायदाद पर कब्जा जमाने की। उस जायदाद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। भाई के हिस्से में से जो तुम्हारी जायदाद बनती है वह तुम्हें मिल जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
और फिर किसी न किसी तरह से उसकी बुआ ने एक अच्छा वकील करके सारी की सारी जायदाद रीना के नाम करवा दी और मुझे मेरा जो थोड़ा बहुत हिस्सा बनता था वह दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रीना को अपनी माँ और बाप दोनों की तरफ से हिस्सा मिला था। हालांकि मुझे भी अच्छा खासा हिस्सा मिला था, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं थी। मुझे और ज्यादा की चाहत थी। मेरी लालच खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं हर वक्त सोचती रहती कि किसी तरह रीना से उसकी जायदाद हथिया लूं, लेकिन उसकी बुआ ने सारे कागजात एक सुरक्षित जगह पर रखवा दिए थे, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसलिए मैंने घर पर रीना पर खूब जुल्म करने शुरू कर दिए। जरा जरा सी चीज के लिए उसे परेशान करती। गर्मी में उसे किचन में खड़ा करके रोटी वगैरह बनवाती और बार बार उसे तंग करती। वो बेचारी कुछ भी ना कर पाती। एक दिन अचानक से हमारे घर पर एक बहुत बड़े घराने के लोग आ गए। मैं फौरन से परेशान हो गई कि इतने अमीर लोग हमारे घर क्यों आए हैं। साथ में रीना की बुआ भी थी। उन्होंने बताया कि वो लोग रीना का रिश्ता देखने के लिए आए हैं। उन्हें रीना बहुत ज्यादा पसंद है। रीना वैसे भी हद से ज्यादा हसीन थी। उसे जो भी देखता फौरन से उसके रिश्ते की बात करने लग जाता। मैंने देखा कि इतने अमीर लोग इसे ब्याहने के लिए आ रहे हैं, तो फौरन से कह दिया कि उसके पापा की ख्वाहिश थी कि उसकी इतनी जल्दी शादी ना की जाए। यह सुनकर उसकी बुआ मुंह खोलकर देखने लगी। किसी न किसी तरह से मैंने उस रिश्ते को रोक ही दिया। आखिर मैं कब तक रोक सकती थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता। सब बहुत ही अमीर घराने से होते हैं। मैं सबको किसी न किसी तरह से टाल देती और झूठ बोलती कि लड़की में ही नुक्स है, वह शादी के लायक ही नहीं है। यह सब सुनकर रीना रो पड़ती और कहती, क्यों आप मुझे इस तरह से बदनाम क्यों कर रही हैं? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम नफरत के ही काबिल हो। आइंदा मेरे सामने ये नौटंकी मत करना और अपनी बुआ से कह दो कि रिश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। वो इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझसे डरती थी और सहमी रहती थी और उसका ये डर और खौफ देखकर मुझे एक कमीनी सी खुशी महसूस होती थी। ये तमाम जुल्म करते करते मैं भूल गई थी कि भगवान की लाठी भी आवाज होती है। वो एक मजबूर पर इतना जुल्म ढाने वाले को ढील तो देता है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ही बुरी और सख्त करता है। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त थी और उस पर हर तरह का जुल्म कर रही थी। एक दिन मैं किसी काम से बाजार गई। हर दूसरे तीसरे दिन मैं वैसे भी बाजार के चक्कर लगाया ही करती थी। अपने मरे हुए पति के पैसों को खूब खर्च करती, महंगे महंगे कपड़े खरीदती, लेकिन रीना को एक फुटी कौड़ी तक न देती। उसे कुछ भी खरीदने नहीं देती थी। सब कुछ उसकी बुआ ही लेकर आती थी और मुझसे कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस मजबूर बच्ची पर जुल्म करते, लेकिन मैं आगे से खामोश हो जाती, कोई जवाब ना देती। उसकी बुआ मुझे एक आंख नहीं भाती थी, जो हमेशा उस लड़की की सुरक्षा करने को तैयार रहती थी। बाजार में मैं खरीदारी कर रही थी। बहुत सी चीजें खरीदने के बाद मैं एक ज्वेलरी शॉप पर गई। मैंने महंगा जेवर खरीदा। मुझे अक्सर ही सोने का जेवर खरीदना पसंद था, इसलिए मैं खरीदती रहती थी। जेवर खरीदकर बाहर आई तो देखा शाम होने वाली थी। उसी वक्त एक भिखारी मेरे सामने आया और कहने लगा, मैडम जी मुझे कुछ पैसे दे दो, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है। भिखारी को देखते ही कमीनी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने सोचा कि क्यों ना उस फकीर को अपने जाल में फंसाया जाए और रीना की मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल बना दिया जाए। यही सोचकर मैंने उस भिखारी से हमदर्दी का नाटक किया और उसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलती हूँ और तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और पैसे और कपड़े भी दूंगी। मेरी बात सुनते भिखारी खुशी से निहाल हो गया और फौरन से मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं उसे साथ लिए अपने घर चली आई। रीना ने जब मेरे साथ एक भिखारी को देखा तो हैरत से कहने लगी, मम्मी यह कौन है? मैंने उसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो और जाओ अच्छा खाने पीने को लेकर आओ और इसके लिए अच्छे कपड़े भी दो। मैंने भिखारी को साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए और उसे अच्छा खाना दिया, जिसे वो जल्दी जल्दी खा रहा था। मैंने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी। भिखारी कहने लगा, ऐसी कौन सी बात है? मैंने रीना की तरफ इशारा किया और कहा कि यह मेरी बेटी हद से ज्यादा हसीन है, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी शादी तुमसे कर सकती हूँ। यह सुनते इस भिखारी की आंखों में चमक उठी और वह फौरन से राजी हो गया। रीना हैरत से यह देख रही थी और कहने लगी, मैं इस भिखारी से शादी नहीं करूंगी। आपने मेरे इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए और अब एक भिखारी से मेरी शादी कर रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। अगर इसने मुझसे बुरा सलूक किया तो? मैंने जोर से हंसते हुए कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुमसे छुटकारा चाहिए और मैं यही चाहती हूँ तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया जाए, तुम्हारी बाकी की जिंदगी भी तबाह हो बर्बाद हो जाए। वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारी बुआ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ रही होती है। तुम्हारी शादी कर दूंगी तो यह किस्सा भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी बुआ से भी जान छूट जाएगी। मेरी बात सुनकर रीना रोने लग गई, लेकिन मैंने अपनी मनमानी करके ही दम लिया और बिना किसी को बताए फौरन से पंडित बुलाकर रीना और उस भिखारी की शादी करवा दी। बहुत ही कम लोग उस शादी में शामिल हुए थे।
रीना के बुआ को जब तक पता चला तब तक शादी हो गया था। वो भागी भागी घर आई और कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम हम लोगों से बातचीत तो कर लेती, लेकिन तुमने यह सब करना भी जरूरी नहीं समझा। हम इसके रिश्तेदार हैं, हम मर नहीं गए थे। कितने अच्छे अच्छे इसके रिश्ते आए थे और तुमने सबको ठुकरा कर एक भिखारी से उसकी शादी तय कर दी। कैसी औरत हो तुम। उसकी बुआ अब जितना भी शोर कर लेती लेकिन कर तो कुछ भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उस भिखारी के साथ अपनी सौतेली बेटी को घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ पर वापस मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। रीना बहुत रोई, लेकिन मैं मजे से जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। सुबह उठी तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। इस घर में रीना नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे किसी अनचाही चीज से छुटकारा मिल गया हो। मेरी बला से भिखारी उसे कहीं पर भी ले गया हो। वैसे भी वो भिखारी है, किसी सड़क किनारे ही पड़ा रहता होगा। उस लड़की को अपने हुस्न पर नाज था। अब किसी सड़क किनारे ही उस भिखारी के साथ पड़ी रहा करेगी और भीख मांगेगी। यह सोचते हुए मैं जोर जोर से हंसने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा हफ्ता मैंने बहुत ही खुशी में गुजारा। रीना कहाँ है, कैसे रह रही है, मुझे कुछ नहीं पता था और ना ही मैं यह सब जानने में कोई दिलचस्पी रखती थी। लेकिन उसकी बुआ आए रोज आकर मुझे परेशान करती थी और कहती थी जाओ उस भिखारी को ढूंढो। तुम कहाँ से लेकर आई थी उस भिखारी को? हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ पर रो रही होगी। और मैं बैठकर मुंह बनाती, उसकी बातें सुनती रहती। यह सब करते हुए मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरी पकड़ का वक्त आ चुका है। एक दिन मैं रात को सोकर उठी तो देखा कि पूरे जिस्म पर दाने दाने निकले हुए थे और उन दानों से पित्त भी बह रही थी। यूं अचानक से रातों रात मेरे चेहरे पर दाने कहाँ से आ गए? मैं हैरान हुई और फौरन डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी दवाइयाँ दी, लेकिन कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे जिस्म से बदबू आने लग गई। इतनी बुरी बीमारी लग गई थी कि मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। लोग मुझसे दूर भागते थे। तकलीफ की वजह से मैं उठकर कोई काम भी नहीं कर पाती थी, ना ही अपने लिए खाना बनाकर खा पाती थी। नौकरानी रखी तो वो मेरी बदबू की वजह से भाग गई। कुछ दिन यूं ही बहुत तकलीफ में गुजर गए। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया और कहा कि इस सब का कोई इलाज नहीं है, हम थक गए हैं, हमें इस बीमारी की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। मैंने बहुत झाड़ फूक भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मुझे सपना में रीना नजर आई। जब शादी करवाकर मैंने उसे घर से निकाला था तो उस वक्त उसने रोते हुए मुझसे कहा कि भगवान आपसे इस जुल्म का बदला जरूर लेगा। उस दिन ख्वाब में मुझे रीना को देखकर यह बात याद आ गई और फिर मुझे लगा कि वाकई में मैंने उस पर जितना जुल्म ढाया था उस सब की सजा मुझे मिल रही है। मम्मी ने मुझे कितना समझाया था कि अपने लिए घड़ा मत खोदो, लेकिन मैंने किसी की बात की कोई परवाह नहीं की। अब मुझे रीना को किसी न किसी तरह से ढूंढकर उससे माफी मांगनी थी। यह सब भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही थी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दोबारा उस पर जुल्म करने से न चूकती, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दाने ठीक करने थे, इसलिए उसके सामने झुकने में मुझे कोई मसला नहीं था। एक बार मैं ठीक हो जाती तब मैं उसे देख लेती। मैंने उस भिखारी को ढूंढा। लोगों से पता चला कि वो यहीं करीब में रहता है। उसे ढूंढते ढूंढते मैं एक बड़े से इलाके में पहुंच गई। यहाँ काफी अमीर लोग रहते थे। मुझे हैरत हुई कि उस भिखारी का यहाँ पर क्या काम। फिर सोचा कि शायद वो किसी के घर में काम काज करने लग गया हो। उस पते पर पहुंचकर मैंने चौकीदार से कहा कि मैं रीना से मिलने आई हूँ, वो मेरी बेटी है। मेरी हालत देखकर उसने अपने मुंह पर फौरन से रुमाल रख दिया और कहा कि मैं मैडम से पूछकर बताता हूँ। अंदर फोन करके उसने पूछा और कहा कि आप अंदर जा सकती हो। जैसे ही मैं अंदर गई तो देखा कि सामने बड़े से सोफे पर रीना बहुत ही बेहतरीन कपड़े पहने बैठी थी। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस महलनुमा घर की मालकिन दरअसल रीना ही है। मुझे हैरत हुई कि एक भिखारी से शादी करने के बाद वो इतने बड़े घर की मालकिन कैसे बन गई। कुछ समझ ही नहीं आया। इसी वक्त वो भिखारी भी वहां आ गया। वो बिल्कुल ही बदला हुआ लग रहा था, इतना खूबसूरत कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। मैंने दोनों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो मुस्कुराते हुए उस भिखारी ने मुझसे कहा कि दरअसल तुम तो मेरे खेल का शिकार हो गई थी। मैंने रीना को बहुत पहले देखा था। दरअसल ये मेरी मम्मी की सहेली की इकलौती बेटी थी। हम लोग बाहर विदेश में रहते थे। अंकल की डेथ पर मैं नहीं आ सका, लेकिन बीच में एक बार आया था। तब मुलाकात नहीं हो सकी थी। बस एक बार बाजार में मैंने उसे देखा था और उस वक्त उसका हुस्न देखकर मैं उस पर फिदा हो गया। यह मुझे बहुत ही खूबसूरत और मासूम लगी। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि आप उस पर कितना जुल्म करती हैं। मैंने छुप कर नजर रखना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों उसके पापा की डेथ हो गई। मैं उसकी बुआ से मिला और मुझे पता चला कि आपने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है और कहीं पर भी उसका रिश्ता नहीं होने दे रही हैं। मैं समझ गया था कि आप किसी गरीब इंसान से इसका रिश्ता तय करना चाहती हैं, इसलिए आपका पीछा करना शुरू कर दिया और बाजार में आपसे भिखारी बनकर मुलाकात की और रीना को शादी करके इस बड़े से घर में ले आया। आपको क्या लगा था कि आप जुल्म करके बच जाएंगी,
लेकिन भगवान का कहर तो आप पर पड़ ही गया है और अब भी आप सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं सब जानता हूँ, यहाँ से निकल जाए। मैंने रीना से कहा कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत नफरत है और अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। नहीं माफ करना तो मत करो। रीना ने पीछे से कहा कि मैं तो आपको माफ कर दूंगी, लेकिन क्या भगवान आपको माफ करेगा? आप तो दिल से माफी भी नहीं मांग रही हैं। आप जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। यह कहकर उसने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। मैं रोते हुए बाहर आ गई। उसने बिल्कुल सही कहा था। अब मैं उसे नफरत करना कभी नहीं छोड़ सकती थी। मैं एक ऐसे सांप की तरह थी जो मौका मिलने पर अपने ही मालिक को डस लेता है और बार बार डसता है। मुझे जितनी बार भी मौका मिलता मैं रीना को डसती रहती। वो तो मुझे कब से भुला चुकी थी, लेकिन मैंने उसे नफरत करना नहीं छोड़ी और अब तक मैं इसी हाल में जी रही हूँ। मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और रोज की यह तकलीफ मुझे बेहाल करती जा रही है, लेकिन मेरे अंदर का हसद खत्म नहीं हो रहा है। यह मुझे लगातार जलाए जा रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।